पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारी थाली में भोजन पहुंच सके। इसीलिए किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम किसानों के लिए तमाम वो उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाते हुए किसान अपनी कृषि को उन्नत कर सके और उनकी आमदनी में इजाफा हो। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ के राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में खाद्य सुरक्षा के मामले में उर्वरकों की भूमिका को सराहा गया। इस संगोष्ठी में भारत के साथ साथ कई विदेशी प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। ये संगोष्ठी ऐसे समय में हुई जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के साथ साथ यूक्रेन संकट से भी जूझ रही है। इस बात का जिक्र केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। India's economic recovery is propelled by reforms in various areas, including manufacturing, labor, agriculture, education, and of course, improving the ease of doing business. Toward this direction, concrete steps are taken to promote making India in the fertilizer sector by reviving 5 closed urea plants. By 2025, India will become self-sufficient in urea. One of the recently introduced scheme of our governments is One Nation, One Fertilizer, under which urea, MOP, DAP and NPK will be sold under the Uniform Bharat brand to bring uniformity in the quality and brands. Another initiative introduced in the concept of Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra to convert all fertilizer outlets of about 3 lakhs into single window service centers for the farmers. Here, I would also strongly urge the industries to look at developing new farm solutions for improving nutrient use efficiency, as it's positively impact the entire value chain and will significantly help in achieving sustainable goals. आपको बता दें, सरकार उर्वरक पर भारी भरकम सब्सिडी देती है। अपने संबोधन में मंडाविया ने ये भी कहा कि किसानों के लिए लगभग 3 लाख खुदरा उर्वरक आउटलेट को एकल खिड़की सेवा केंद्रों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की अवधारणा शुरू की गई है। संगोष्ठी के लिए 1300 लोगों का पंजीकरण कराया, जिनमें 200 के करीब विदेशी प्रतिभागी थे। इसके अलावा संगोष्ठी के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी दिए गए। FAI ने ये 2 साल के बाद कोविड की महामारी के बाद ये पहला कार्यक्रम भौतिक रूप से आयोजित किया, और जब हम लोग ये भौतिक रूप से आयोजित करने का निर्णय लिए थे तो उस समय बिल्कुल असहयोग की स्थिति थी, और उस स्थिति की असहयोग की स्थिति के कारणवश कोई भी होटल और हमारे कार्यक्रम करने को तैयार नहीं था। वो हमसे ना जाने कितनी शर्तों पे गारंटी मांग रहे थे कि उनका बिजनेस चलता रहे, परंतु हम लोगों ने रिस्क लिया और रिस्क लेके आगे बढ़े
और उसका ये नतीजा निकला कि होटल पुलमैन को आज ये बिजनेस जो मिला है, अप्रत्याशित बिजनेस मिला है। इसमें हमारे 1300 लोगों ने जो कि रजिस्ट्रेशन कराया है और 52 स्टॉल लगी है, जिसमें करीब 200 विदेशी प्रतिभागी भी हैं जिन्होंने कि विदेश से आकर इसमें सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन आज माननीय उर्वरक, रसायन एवं परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने इसका उद्घाटन किया है। और उनके उद्घाटन के वजह से आज हमारी जो उर्वरक क्षेत्र में नई ऊर्जा हमारे उद्यमियों भाइयों को मिली है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें निश्चित माननीय मंत्री जी का साथ मिलेगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
लगातार रासायनिक खेती के कारण जो दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, उसे देखते हुए अब सरकार की ओर से भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और कई प्रगतिशील किसान आगे बढ़कर इसे अपना रहे हैं। इससे क्या फायदे हैं और किसान किस तरह से इससे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के रहने वाले शैलेंद्र कुमार। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। 2013 से जैविक खेती जो कि प्राकृतिक है, पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें हम धान, मुख्यतः फसल धान और गेहूं और चना, सरसों, ये सभी अलसी, ये सभी फसलें ले रहे हैं और ये हम खुद अपने आप ग्रेडिंग करके, पैक करके और इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं, ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असम स्टोर है और एक करनाल है आर सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से शैलेंद्र कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर कामयाबी हासिल की और दूसरे किसानों के लिए भी आज वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। किसानों की जी तोड़ मेहनत तभी सफल हो सकती है जब उनके फसलों का वाजिब दाम उन्हें मिले, और इस उद्देश्य से कई तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम। इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को क्या फायदा हो रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है।
और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। खेती किसानी के दौरान तमाम तरह के संसाधनों को जुटाने के लिए किसानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है और उनकी लागत बढ़ जाती है। ऐसे में बात करें अगर सिंचाई की, तो किसानों के लिए सोलर पंप के जरिए सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत
असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए थे, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।